So let us discuss thermal conduction. The thermal conduction is the mode of heat transformation in solid. Thermal conduction इसको हम कभी कभी सिंपली कंडक्शन भी बोल लेते हैं। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप से होता है। एक तो कंडक्शन होता है, सेकेंड कन्वेक्शन होता है एंड थर्ड रेडिएशन होता है। अभी आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा कंडक्शन। द कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जब भी हीट ट्रांसफर होती है तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है, मास पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली हीट का ट्रांसफर होता है। इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन कंडक्शन, लेट द हीट इज फ्लोइंग नॉर्मली टू द सरफेस। हीट यहां से फ्लो हो रही है, नॉर्मली फ्लो हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जो एटम्स होंगे, ये एटम सबसे पहले हीटअप हो जाएंगे और ये हीटअप होने के बाद जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ेगा ये हीट को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब हीट नेक्स्ट एटम पे हीट पहुंच जाएगी। अब हीट यहां पहुंच जाएगी, जैसे हीट यहां पहुंचेगी फिर ये एटम्स हीट को ऑब्जर्व करेंगे एज वेल एज इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और जो रेस्ट ऑफ द हीट होगी आगे ट्रांसफर कर देंगे। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ बीच में से हीट का लॉस हो जाता है, हीट एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो अगर हम इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं इस फिनोमेना को, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे बाय द वे एक थर्मोमीटर लगा दिया, ये मैंने 3 थर्मोमीटर्स को एडजस्ट कर दिया है। हमें देखते हैं कि जो ये फर्स्ट सरफेस है इसका टेम्परेचर राइज होता है, तो इसका टेम्परेचर राइज होकर के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। लेट दिस टेम्परेचर इज θ1, मैक्सिमम टेम्परेचर इसका हो गया है। इस कंडक्टर में जैसे हीट फ्लो होता रहता है तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता रहेगा। जब ये टेम्परेचर राइज करता रहता है उस टाइम इसको कहते हैं वेरिएबल स्टेट। आपने 2 स्टेट को समझना है। वेरिएबल स्टेट स्टैंड दैट द टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजिंग। अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। हम बाद में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जो टेम्परेचर वो फिक्स हो जाता है। अब ये आगे जो हम हीट फ्लो कर रहे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से हीट फ्लो हो रही है, हम इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, इसको हमने इंक्रीज नहीं किया है। हमें देखते हैं कि अब ये टेम्परेचर यहाँ पे रुक गया है। जब ये टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जितने एटम्स हमारे पास हैं, जितने भी एटम्स हमारे पास हैं, ये सभी एटम्स एक ही टेम्परेचर पे आ गए हैं और टेम्परेचर कितना रहेगा, θ1 रहेगा। तब हम ये बोलते हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है, अब इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तब हम ये कहते हैं कि दिस सरफेस इज ऑन स्टेडी स्टेट। एक किसमें आ गई है, एक स्टेडी स्टेट में आ गई है। इट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि उस सरफेस को जितने हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सरफेस हीट को अब्सॉर्ब नहीं करता है और जितने भी हीट इसको मिलती है सारी की सारी हीट ये फर्दर नेक्स्ट एटम को सप्लाई कर देता है। अब नेक्स्ट एटम यहाँ हीट पहुंचेगी, यहाँ से कुछ हीट यहाँ से लॉस्ट भी हो रही है। अब जैसे हीट यहाँ पहुंचेगी तो इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। हमें देखते हैं जब ये स्टेडी स्टेट में आता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। सिमिलरली जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा उसके बाद फिर ये कुछ हीट यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी और बाकी हीट ये नेक्स्ट एटम्स को सप्लाई कर देगा। जैसे नेक्स्ट एटम को यहाँ से हीट मिलेगी अगेन आप ये देखेंगे कि इसका टेम्परेचर भी राइज करेगा और फिर ये टेम्परेचर राइज होकर के एक फिक्स पोजीशन पे आके रुक जाता है। हमें ऑब्जर्व करते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। ये स्टेडी स्टेट आ चुकी है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि अब इस मेटल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स हो चुका है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। लेट इट बी दिस पॉइंट इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। मैंने जो 3 सरफेसेस ली हैं 1 2 3, these 3 आर आइसोथर्मल सरफेसेस। इनको हम आइसोथर्मल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम का मतलब क्या हुआ कि जो 1 है 1 में जितने एटम्स हैं सबका टेम्परेचर सेम है, 2 में जितने एटम्स हैं सबका टेम्परेचर सेम है, 3 में जितने एटम्स हैं सबका टेम्परेचर सेम है। ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है। तो अब थोड़ा इस पॉइंट को समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई सभी का टेम्परेचर ये जो θ2 है ये θ1 के बराबर क्यों नहीं हो गया, या θ3 है ये θ1 के बराबर क्यों नहीं हो गया, सबका टेम्परेचर इक्वल क्यों नहीं हुआ। तो वो थर्मल कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है। हम उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेट इट बी यहाँ पर जो हीट आई है ये हीट आई है यहाँ पे 100 केल्विन और इसका राइजिंग टेम्परेचर हो गया हमारे पास, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये राइजिंग टेम्परेचर हमारे पास हो गया लेट इट बी 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मैंने रफली आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी कितनी होती है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट टेकन अपॉन राइजिंग टेम्परेचर 25। कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं, तो नेक्स्ट पे देखेंगे तो कुछ हीट यहाँ से लॉस्ट हो गई, लेट इट बी कुछ हीट लॉस्ट हो गई। हीट लॉस हो गई मींस यहाँ जो हीट पहुंचेगी अब वो कम पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो हीट पहुंची है वो पहुंची है 80 केल्विन। हमें देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर राइज करेगा वो टेम्परेचर राइज करेगा 20 डिग्री सेल्सियस तक। उसकी वजह क्या रहेगी,
उसका लॉजिक ये रहेगा आपका कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है हीट टेकन अपॉन राइजिंग टेम्परेचर 20। अरे कितना आ जाएगा फिर आपका 4 आ जाएगा। तो जो हीट कैपेसिटी आपकी यहाँ पर थी वही हीट कैपेसिटी आपकी यहाँ पर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखते हैं कुछ हीट यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी और जो रिमेनिंग हीट होगी वो इस सरफेस को मिलेगी। इस सरफेस को लेट इट भी 60 कैलोरी हीट मिल गई है। इसका राइजिंग टेम्परेचर कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप जानते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट टेकन अपॉन राइजिंग टेम्परेचर 15। ये अगेन कितना आ गया 4 आ गया। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना आया θ1 आया पास 25 डिग्री सेल्सियस। जो सेकंड सरफेस है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड जो थर्ड सरफेस है उसका टेम्परेचर आपके पास है 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये देखना है कि जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर लोअर होता है, डिक्रीज होता है जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्टेडी स्टेट में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पूरे सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेट कर देते हैं, मींस पूरा इंसुलेशन लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में इंसुलेशन में अब ये हीट लॉस नहीं होगी। ये इंसुलेशन हो गया यहाँ से इंसुलेशन हो गया तो हीट लॉस नहीं होगी। अब ये टेम्परेचर पूरा 25 राइज कर जाएगा। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस में ये इंसुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा स्टेडी स्टेट में ये मान के चलते हैं कि जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा और जो नेक्स्ट सरफेस होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो लेट अस डिस्कस द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग बिटवीन दीज टू सरफेसेस, आइसोथर्मल सरफेसेस। आपके पास एक आइसोथर्मल सरफेस θ1 है, फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस आपके पास ये है और आपने समझ लिया है कि θ1 विल बी डेफिनेटली θ2। जो सिस्टम हमारे पास है वो स्टेडी स्टेट में है। तो यहाँ पे जो θ1 θ2 जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सरफेस 1 एंड 2, ये दोनों आइसोथर्मल सरफेसेस हैं। इन दोनों सरफेसेस में जो हीट फ्लो करता है यहाँ पे उसके लिए हमें टॉपिक को डिस्कस करना है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारे पास θ1 माइनस θ2 बाई डी, दिस वन। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे पास है इन दोनों सरफेसेस के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग between these two surfaces, between two surfaces, तो जो amount of heat flow होता है Q depends on the area, depends on the temperature gradient and depends on the time। जो heat flow होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एरिया कितना है सरफेस का, दूसरा उनके बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, दैट यू नो वेरी वेल, हीट फ्लोस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पार्ट इज टाइम इज हियर, टी इज द टाइम हियर। इन दिस वे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाते हैं, अ कांस्टेंट k इज टू बी यूज्ड, ka θ1 minus θ2 by d into t। It is the expression for heat flowing between two isothermal surfaces and this k is the constant of proportionality called as coefficient of thermal conductivity। इसका रोल बिल्कुल उसी तरह से होता है जो रोल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होता है। The next thing is to be discussed and it is here rate of heat flow, thermal current। We know very well जो करंट फ्लो होती है, करंट एक्चुअली में फ्लो ऑफ चार्ज होता है और चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे जो हीट फ्लो कर रही है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, थर्मल करंट को यूज कर लेते हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो H विल बी इक्वल टू Q बाई T। रेट हो जाएगा ना, Q क्या है यहाँ पे, हीट फ्लो। तो हियर थर्मल करंट H इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू रेट फ्लोइंग पर सेकंड Q बाई T आ जाएगा, हीट फ्लोइंग पर सेकंड आ जाएगा Q बाई T आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम हियर Ka θ1 minus θ2 by d। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। लेट द इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, इज द इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। अब यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और समझनी है और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है रेसिस्टेंस की। यू नो वेरी वेल जो आपके पास ओम्स लॉ होता है जिसको आप यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो होता है V इक्वल टू IR। R कितना हो जाएगा, V अपॉन I। अब V यू नो वेरी वेल, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यू नो वेरी वेल अपॉन I। I is the current। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R रेजिस्टेंस आपने निकाला है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेट ऑफ चार्ज फ्लो। करंट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट, करंट I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। थर्मल रेजिस्टेंस, तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप यहां पे देख रहे हैं, इज द सिंपल रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ये रेजिस्टेंस आया है। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, पहला पॉइंट आपका ये आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। वहां इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो क्या करता है, चार्ज करता है, और यहाँ थर्मल कंडक्शन में हीट करेगा, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो। तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस बिकम टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज योर θ1 minus θ2 by H
रेट ऑफ हीट फ्लो इज h। इक्वेशन 2 से आप यूज कर सकते हैं, आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय h। इक्वेशन 2 से अगर आप देखते हैं इट बिकम हियर d बाई ka। थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू d बाई k। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। रो यू नो वेरी वेल, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी l अपॉन सिग्मा a। यही तो रिजल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे d है लेंथ, तो यहाँ पे l आ गई है, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन, ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे जो k है इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ पर जो सिग्मा होता है, इट बीइंग सिग्मा कंडक्टिविटी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास हो। लेट मी फाइंड आउट द टेंपरेचर ऑफ जंक्शन कंपोजिट रॉड। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम में 2 डिफरेंट रॉड्स आपको दे रखी है। जो ये रॉड आपके पास है इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है। सेकेंडली जो दोनों रॉड्स हम यूज कर रहे हैं उन दोनों रॉड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A है। अब यहां से हमने हीट फ्लो करवाया है, यहां से लेट द लेंथ ऑफ दिस रॉड 1 इज d1 एंड लेंथ ऑफ रॉड दिस K2 इज d2। यहां पे जो टेंपरेचर आपको गिवन है, दिस टेंपरेचर इज θ1, दिस टेंपरेचर इज θ2 एंड दिस मिडिल टेंपरेचर इज θ। तो आपको ये मिडिल टेंपरेचर θ कैलकुलेट करना है कि जंक्शन पे कितना टेंपरेचर होगा। तो ये दोनों रॉड सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज ग्रुपिंग में जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, इसमें जितना करंट यहाँ फ्लो करेगा वही करंट यहाँ फ्लो करेगा। और इस डिस्कशन में करंट इज रिप्लेस्ड बाय रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम थर्मल करंट बोलते हैं। इसका मतलब कि जितना थर्मल करंट H यहाँ फ्लो करेगा वही जो H1 यहाँ फ्लो करेगा वही H2 यहाँ फ्लो करेगा, और वही पूरे सिस्टम के अंदर करेगा। इसका इक्वेशन कितना बन जाएगा आपका, आप समझ सकते हैं, दिस H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2। तो H इज इक्वल टू H1, H1 कितना होता है हमने अभी डिस्कस किया था, H इज इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 बाई d। इस रिजल्ट को आपने यूज करना है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर दीजिए H1 के लिए। तो कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर K1a θ1 माइनस θ अपॉन d इज d1 इज इक्वल टू K2a, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए θ माइनस θ2 अपॉन d2। You know very well, heat flows from high temperature to low temperature. The heat का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड में है, तो आप जब पहले को डिस्कस करेंगे तो θ1 माइनस θ करना पड़ेगा आपको, और सेकंड के लिए θ माइनस θ2 आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी ये प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आती है तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन होता है कि d1 d2 में क्या रिलेशन है, k1 k2 में क्या रिलेशन है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम θ को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम को आंसर देना है।